हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी 4 लेक्चर आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट करवा दिए जा चुके हैं। दोनों मीडियम में इस एकेडमी पर आपको स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों मीडियम के लिए स्टडी प्रोवाइड करवाई है। और यदि आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर्स। तो देखिए, ये वीडियो जो है ऑलरेडी इस टाइप का वीडियो आपको वाइट बोर्ड पर भी और बाय बुक दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ इसको नाम से या इसका टॉपिक लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आप इसी में समझा दूंगी कि कैसे इंग्लिश में इसको या किस यूनिट को क्या कहा जाता है। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, स्टडी कंटिन्यू कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम क्यों पढ़ाई करें। आप कंटिन्यू में पढ़ाई करते रहिए। आपको जो भी अभी बीच में क्लासेस बंद हैं, आपका स्कूल बंद है, जो भी हो रहा है उसका फ़ायदा उठाना है। अगर आपकी अभी से पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप सिर्फ रिवीजन कीजिए और डेली टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। देखिए, जो भी टफ टर्म्स होगी मैं आपको यहीं पर लिख कर समझाती जाऊंगी, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ईजी है, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। मैटर या द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी कर सकते हैं। उदाहरण जल, वायु, लकड़ी, हीरा, ये सभी। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि देखिए, एक और टर्म होती है द्रव। ये दोनों अलग है, इसमें व लिखा है, इसमें नहीं। यह भी दिया है द्रव्य और द्रव, तो ये द्रव अलग है। द्रव यानी जो पतली चीजें होती हैं उन्हें द्रव कहा जाता है, और द्रव्य मतलब सारी चीजें, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, कुछ भी हो, उन्हें द्रव्य कहा जाता है। और यानी कि जो एक ब्रह्मांड का अवयव है द्रव्य, और इसमें क्या होगा, जो भी चीजें या जो भी वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, और वो जगह घेरती हों, चाहे वो एक छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो, छोटी सी बिंदु ही क्यों ना हो, जिनका कुछ भार हो या द्रव्यमान हो, और जो कुछ जगह घेरती है यानी आयतन होता है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। तो ये उदाहरण दिए हैं, एक बार इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, एवरीथिंग हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कुछ ना कुछ उनमें जगह घेर रही है, या आप बोल सकते हैं हैज वॉल्यूम। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। और एग्जाम्पल आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी द्रव्य के क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एक बार इंग्लिश में समझ लेंगे और एक बार हिंदी में समझ लेंगे। देखिए, वही हो गई जो हमने परिभाषा में या डेफिनेशन में पढ़ी है। द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य के किन्हीं भी दो कणों के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य में जड़त्व का गुण होता है। द्रव्य में आयतन, भार तथा द्रव्यमान होते हैं। यानी कि वो जगह घेरेगा कुछ ना कुछ, चाहे आप छोटी सी बॉल ले लीजिए, छोटी सी बिंदु ले लीजिए, छोटा सा पत्ती, कुछ भी ले लीजिए, है ना। और जो उनके छोटे छोटे जो कण रहेंगे उनके बीच में आकर्षण का बल होगा, जिसके द्वारा ही वो आपस में बंधे हुए होंगे। उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान भी होगा। जैसे आपने एक ग्लास के अंदर आप पत्थर भर दीजिए तो उसमें छोटा छोटा आपको स्पेस दिखाई देगा। इसके बाद में जड़त्व का गुण होता है और आयतन, भार और द्रव्यमान होते हैं। देखिए क्या होगा कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड बिटवीन देयर पार्टिकल्स इंट्रैक्शन, या जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, उनके बीच में क्या रहेगा, खाली स्थान। तो हैव अ स्पेस बिटवीन एटम्स ऑफ, बिटवीन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैव अ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। और ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि वॉल्यूम भी होता है उसमें, उसके बाद उसमें वेट होता है ना। वॉल्यूम और वेट दोनों ही उनमें प्रेजेंट होता है। आप देख लेते हैं उनका वर्गीकरण, यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट,
ये पूरा आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर द्रव को निम्नलिखित इसमें बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर देख लीजिए द्रव है, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पहले हम भौतिक अवस्था देख लेते हैं। अब भौतिक अवस्था यानी कि जो आपको बाहर से जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी को कहा जाता है भौतिक अवस्था। तो ठोस, कोई भी चीज़ आपको कैसी दिखाई दे रही है, ठोस है, द्रव और गैस। अब ठोस देख लेते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। द्रव एक ही प्रकार के होंगे, गैस एक ही प्रकार के होंगे। आप किसी भी चीज़ को ठोस क्यों कहा गया है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ठोस क्यों कहा जाएगा। देखिए, इसलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ को ठोस कि वो जब छूने पे आपको कठोर महसूस हो, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, तो उस चीज़ को ठोस कहा जाएगा। ठीक है, वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर भी आप रखेंगे उसका जो स्थान है वो निश्चित रहेगा, यानी उसका आयतन जो है आपका आकार और आयतन निश्चित। किसी भी चीज़ का आकार और आयतन यदि निश्चित है तो उसे हम कहेंगे ठोस। और ये कैसे रहते हैं, थोड़े से कठोर भी होते हैं। जबकि द्रव क्या रहेंगे, और ठोसों को देखिए आप एक स्थान पे रखोगे तो वहीं रहेंगे, वो बहेंगे नहीं। जबकि द्रवों में क्या होता है, एक स्थान पे रखने पर वो यदि उनको किसी बर्तन में नहीं भर कर रखा जाए तो वो बहने लगते हैं, वो कठोर नहीं होते। उनका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। और गैसों का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। इनके कण दूर दूर होते हैं, इनके कण, गैसों के कण सबसे दूर और द्रव के कण ठोस और गैस की अवस्था के बीच के हैं, और जो ठोसों के होते हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं। अब दो टाइप के ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देख लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ फिर से दो टाइप के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिन चीज़ों का रासायनिक संगठन बिल्कुल निश्चित होता है, यानी सूत्र जो होता है उनका बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे आपने ले लिया ऑक्सीजन, O2 हो गया आपका, O2, H2O, ये सभी शुद्ध पदार्थ है। आप एक बार पानी बनाइए, 10 बार पानी बनाइए, किसी तालाब के पानी का सैंपल लाइए, फॉर्मूला उसका कंपोजिशन यानी इसका जो रेशियो अनुपात है 1:8, 1:8 रहेगा। आप अमेरिका में बनाइए, लैब में बनाइए, घर पे बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, उसके बाद ऑक्सीजन O2 ही रहेगा। तो ये शुद्ध पदार्थ। अब इनको दो भागों में बांटा गया है, तत्व यानी जो एक ही जैसे कणों से मिलकर बने हो या एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हो उन्हें कहा जाता है शुद्ध, और जो अलग अलग इससे मिलकर बने हो उन्हें कहा जाता है यौगिक, है ना, तत्व। फिर तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक। धातु और अधातु का यदि आप अभी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी ऑलरेडी आपको दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो तत्व आपको समझ में आ गया होगा। तत्व जैसे कि एक ही प्रकार के पदार्थ, O2 हो गया, कॉपर हो गया, जबकि H2O क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ समांगी और विषमांगी, दो प्रकार के होते हैं, समांगी यानी कि और विषमांगी। देखिए समांगी क्या होता है कि यदि आपने एक पानी भर लिया, कांच के ग्लास में ले लीजिए और शुद्ध शक्कर लीजिए, शुद्ध यानी उसमें कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। अब उसका आप घोल बनाइए, घोल लीजिए उसको किसी भी चम्मच या किसी भी डंडी की सहायता से। अब उस घोल में आप मुझे बताइए कि ये शक्कर है, ये पानी है, या उसका टेस्ट कीजिए कि ऊपर से लगा रहा है, नीचे से लगा रहा है, ऐसे आपको फील नहीं होगा। यानी जो उसका रासायनिक संगठन है पूरे इसका एक जैसा है, उसकी कोई भी अलग अलग आपको टेस्ट नहीं आ रहा, पूरी इसकी जो संगठन है पूरा एक जैसा है, पूरा एक सार है, इसलिए उसको समांगी कहेगा। और जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरी के अंदर रेत भर ली, उसमें कुछ आयरन की यानी लोहे की कीलें भर ली, तो आप यहाँ आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी लोहे की कीलें हैं और कौन रेत के कण है। तो ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। अब मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देती हूँ। जैसे कि द्रव्य को तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसे कहा जाता है मैटर। दिस इज फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट, या फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर आ जाएगा आपका ठोस को हम कह सकते हैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आप लोगों को सबको समझ में आएगा, इनका नाम सेम ही रहेगा, क्रिस्टलीय सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय यानी कि जिसका जो शेप है वो ऑलरेडी फिक्स है, और अक्रिस्टलीय जिसका कोई शेप नहीं होता है, कोई ज्योमेट्री जिसकी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, या इम्प्योर का एक और नाम होता है मिक्सचर। इम्प्योर को मिक्सचर भी कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ, तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक मीन्स
कंपाउंड, फिर ये हो जाएगा मेटल, नॉन मेटल, एंड ये क्या हो जाएगा आपके मेटेलॉइड्स। यौगिक यानी आपके जो कंपाउंड है वो दो टाइप के होंगे आपके, ये हो जाएंगे कार्बनिक कंपाउंड यानी कि इतना ऑर्गेनिक, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो टाइप के हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यहाँ पे मिश्रण जो है यानी मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस दो टाइप का हो जाएगा, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जिसकी थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, वी कांट डिसइंट्रोड्यूस द component of mixture between them, it is known as homogeneous solution or homogeneous mixture, and we can easily find out the composition या component of solution or mixture, it is known as heterogeneous mixture. I hope आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। जैसा कि मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू ही समझा चुकी हूँ। ठोस क्या होता है, ठोस यानी कि जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब वो अवस्था जिसमें शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर कैसे रहेंगे आपके, फिक्स रहेंगे, दिस इज नॉन एज सॉलिड या ठोस। पत्थर, लकड़ी, बर्फ इसके एग्जाम्पल हो गए। द्रव्य जिसकी आयतन निश्चित होता है बट आकार नहीं, वॉल्यूम इज डिफाइनेट बट शेप इज नॉट डिफाइनेट। गैस यानी गैस की वो अवस्था जिसमें द्रव्य का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, जैसे ये गैसों के उदाहरण दिए हैं। तो गैसेस में क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइनेट शेप, नॉट डिफाइनेट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर ये दिए ठोस के द्रव्य के इसके अलावा भी चौथी और पांचवी अवस्था होती है, क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ क्लास 11th में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। प्लाज्मा 4th अवस्था है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th अवस्था है। तो प्लाज्मा एक द्रव्य की वो अवस्था होती है जिसे उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा कहलाती है। और ये विद्युत की सुचालक होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि ऑन हाई टेम्परेचर जो परमाणु है वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, यानी आयनाइज्ड द एटम्स इन एट हाई टेम्परेचर, दिस इज नॉन एज प्लाज्मा स्टेट। और ये क्या रहेगी आपकी विद्युत की सुचालक रहेगी, मीन्स क्या रहेगी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली। और एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ ही रहेंगे। 5th स्टेट है आपकी, इसमें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे होती है और इसको सिर्फ इमेजिनरी स्टेट अभी तक माना गया है। अब द्रव्य के कण या पार्टिकल्स ऑफ मैटर दो प्रकार के होते हैं, तो परमाणु यानी कि हो जाएगा आपका एटम, और अणु यानी कि हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स। तो एटम की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा शब्द के, देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पे, बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, या हो सके तो इस टाइप के जो मैं आपको बता रही हूँ अभी से आप अपने नोट्स बनाते चलिए और उसमें लिख लीजिए। एटम शब्द ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम एटोमॉस, और इसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य, यानी कि कांट बी डिवाइड या कांट बी ब्रेक, इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, इसलिए वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता। तो देखिए परिभाषा भी आ सकती है कि खालिस्तान या ऐसे करके निम्न में से कौन सा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता। तो आपको ध्यान रखना है परमाणु, यानी कि पहले जो पुरानी ये मानी गई थी कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और इसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब की जो परिभाषा है उसके अनुसार अब परमाणु को भी और 3 भागों में तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और देखिए आगे क्या दिया है कि और नहीं भी, देख रह भी सकता है और नहीं भी, तो मैंने आपको यही बताया है कि यदि आप इसे ब्रेक नहीं करेंगे तो ये ईजिली आपके फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अपने रासायनिक गुणधर्मों को भी प्रदर्शित करता है, यानी कि अकेला परमाणु भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और इसी को हम कहते हैं परमाणु। जैसे उदाहरण में आप क्या लिख देंगे, परमाणु कौन कौन हो गया है आपका, He अकेला है, आप यहाँ पे H2 मत लिखिएगा क्योंकि ये जो हो गया ये अणु हो चुका है। He यानी कि जितनी भी आदर्श गैसें हैं या नोबल गैसें हैं वो सभी परमाणु में आपकी आ जाएगी। अगला देखते हैं आप अणु। साधारणतः अणु 2 या 2 से अधिक यानी सामान्य या भिन्न परमाणुओं के समूह होते हैं जो परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः अणु किसी तत्व या यौगिक का वहाँ सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। देखिए जैसे हमने ऊपर एटम या परमाणु देखा है तो वो ये बता रहा है कि जब 2 परमाणु या 2 एटम मिल जाएंगे तो अणु या मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। अणु यानी 2 परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, तो वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। व्हेन 2 एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, तो जो 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे O2 का फॉर्मेशन हुआ तो और O मिले होंगे, वैसे ही H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप के
परमाणु मिल रहे हैं, 2 टाइप के एटम मिल रहे हैं आपके, एक O हो गया यानी ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये 2 टाइप के होंगे, तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट या अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है कि उनमें उपस्थित यानी कोई भी जो द्रव्य या कोई भी जो पदार्थ है वो किस प्रकार के परमाणु या किस प्रकार के एटम से मिलकर बना है, उस पर ही निर्भर करता है। जैसे हमने देख लिया ग्रेफाइट तथा हीरा के कार्बन अपर रूप है, यानी ग्रेफाइट एंड हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। देखो ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप नहीं है या फिर है, तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। और लगभग ये क्वेश्चंस अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई है उसमें पूछे भी गए हैं। ये कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु इनकी परमाणुिक संरचना भिन्नता के कारण इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। जैसे हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट मृदु है। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका, प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन है, तो वो है हीरा। तो ग्रेफाइट एंड हीरा बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन और दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन, बट इनकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है दोनों का ही डिफरेंट होता है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। दैट्स वाई जो आपका डायमंड है इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड बट जो आपका ग्रेफाइट है इट इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस। अब रासायनिक संगठन के आधार पर देख लेते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर था। तो देखिए शुद्ध पदार्थ यानी कि आपका हो जाएगा ये प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। तो वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, देखिए मैंने अभी आपको बताया था परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, तो जैसे He हो गया, Ne हो गया, ये परमाणु हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। जैसे सोना हो गया, जल हो गया, कणों घटक प्रकृति के आधार पर शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था H2O भी एक शुद्ध पदार्थ है, बाद में इनका वर्गीकरण किया गया है तत्व और यौगिक में। तो अब देख लेते हैं एक ही प्रकार के पदार्थ यानी कि आप H2O बनाएंगे तो कभी आपका H3O यदि आप फॉर्मूला बना देंगे तो वो जल नहीं बनेगा। तो हमेशा इसका जो रासायनिक संगठन है या केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलवेज फिक्स है, इसीलिए इसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अब 2 भागों में बांटा गया है इसे, तत्व और यौगिक। देखिए तत्व, तो रॉबर्ट बॉयल ने सन 1960 में बताया कि वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी ना तो आप उसे बना सकते हैं, ना ही उसे मिटा सकते हैं और ना ही किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा तोड़ सकते हैं। जैसे आपका He हो गया तो आप किस पे कोई सी भी प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, इसे हम और नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसे तत्व कहा जाता है। यानी जो तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। वास्तव में तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रकृति में मूल पदार्थ कौन है, तो आप बताएंगे तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ होते हैं। और मूल पदार्थ यानी कि संसार के जितने भी बाकी पदार्थ हैं या द्रव्य हैं उनकी रचना इन मूल पदार्थों से हुई है। जैसे लोहा, क्लोरीन, तो देखिए लोहे का सूत्र हो जाएगा Fe, क्लोरीन का हो जाएगा Cl, है ना। तो ये इनको हम और नहीं तोड़ सकते। तो तत्व यानी कि आपके हो जाएंगे एलिमेंट। तो वी कांट ब्रेक इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट और दे आर नोन एज बेसिक सब्सटेंस ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल आयरन, क्लोरीन, गोल्ड, ब्रोमीन, सिल्वर एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इनको देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। धातु यानी वो पदार्थ जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते। कभी भी धातु की परिभाषा आप ये नहीं लिख सकते कि चमकदार होती, आवाज़ उत्पन्न करती। धातु की परिभाषा हमेशा ये ध्यान रखें कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसके पास ज़्यादा धन होगा और वो दान करेगा, है ना। तो दान कौन कर रहा है, जिसके पास धन है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है उसके पास धन चार्ज आ जाएगा और जो ले रहा है यानी उधारी ले रहा है उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाएगा। तो जो दे रहा है यदि हम उसे धातु कहेंगे तो जो ले रहा है उसे हम अधातु। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक और धनायन बनाती हैं तो उसे धातु कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है उन्हें अधातु कहा जाता है या ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अब गुण आप लिख सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं और भी इनके उदाहरण धातु के आप लिख सकते हैं, सोना, चांदी। और ये कैसी होती है, चमकहीन होती है, भंगुर होती है, ऊष्मा और विद्युत की कुचाला। उपधातु यानी वो तत्व जिनमें दोनों के ही गुणधर्म उपस्थित हो, धातु और अधातु के उपधातु कहलाते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। मेटल्स
मेटल्स मीन्स वो सब्सटेंस, metals are those substance they lose their electron and get positive charge is known as metals. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि उनके अंदर मेलियाबल होते हैं, उसके अलावा उनमें शाइनी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी. अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स एंड गेट नेगेटिव चार्ज. और मेटेलॉइड्स क्या हो जाएंगे? दे हैव बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों टाइप की इनमें प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं. यौगिक या इनको कहा जाता है कंपाउंड. तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनती है. देखिए अनुपात हमेशा कैसा है? निश्चित. जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण बनाया H2O का, तो बिल्कुल फिक्स है. N2O हो गया, H2O हो गया, NH4 हो गया, तो ये सब फिक्स है. यदि आप इनको NH4 को NH3 कर देंगे, H2O को H3O कर देंगे, तो आप जो बनाना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं. तो इनका जो अनुपात है वो निश्चित. जैसे H2O, तो अब H2O का अनुपात निकाला गया है. कैसे निकाला? देखिए हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं 1 गुणित 2. ऑक्सीजन का भार होता है आपको मालूम है 16, तो 1 गुणित 2, 2 + 16 बराबर आ गया 18, है ना. कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का भार हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 16, तो 2/16 करेंगे. इसको और सिंपलर वे में कन्वर्ट करेंगे, सरल में, तो 1:8. तो वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में लेना पड़ेंगे. तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप कितने भी बार बनाइए. तो ये आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक वो पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा निर्मित होते हैं. तो इंग्लिश में भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होती है. अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? एक शुद्ध तत्व तथा यौगिक में केवल एक पदार्थ होता है जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिश्रित नहीं होता. ये आपको समझ में आ चुका होगा. जबकि अशुद्ध पदार्थ या कोई भी जो सामान है उसमें कई प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है. तो आप ये समझ सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है. ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 2 या अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का निर्माण होगा. तो आप वहाँ पर लगा देंगे कि शुद्ध, तो गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यदि उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो जो बनेगा वो एक अशुद्ध पदार्थ आपका बन जाएगा. जैसे लकड़ी के बुरादे, लोहे के कणों का मिश्रण आदि. मिश्रण वे अशुद्ध द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं और उनका कोई भी उनको जो निश्चित अनुपात नहीं होगा और किसी भी भौतिक विधि से आप उन्हें अलग कर लेंगे तो उन्हें हम मिश्रण कहेंगे. जैसे ये अभी आपने देखा चीनी जल का मिश्रण, आप इनको आराम से अलग कर सकते हैं, है ना. पानी को वाष्प बनाकर उड़ा दीजिए, चीनी बच जाएगी. तो अब मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं. समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण. समांगी मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म समान हो, यानी जो पूरा जो मिश्रण है वो पूरा एक जैसा हो, कहीं भी अलग अलग नहीं कि ऊपर अलग दिख रहा है काला, नीचे नीला, पीला, ऐसा नहीं दिखेगा. पूरा एक जैसा, जिसका टेस्ट पूरा एक जैसा, यानी उसकी सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक, चीनी का जल में मिश्रण. विषमांगी मिश्रण आ जाएगा इसका उल्टा, जिसके अवयवों को आप आराम से देख सकते हैं. जैसे पानी भरिए आप ग्लास में, उसमें आप चौक को घोल दीजिए, चौक को आराम से घोलिए, फिर भी आपको क्या दिखाई देगा? नीचे चौक आपकी बैठ जाएगी. या रेत का मिश्रण, तो आप रेत नीचे बैठ जाएगी, यानी आपको समझ में आ रहा है ये पानी है, ये रेत है या चौक है. तो ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण. एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं. होमोजीनियस, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती है या जिसे सेपरेट या डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस है. और जिसका जो बाउंड्रीज होती है वो ईजिली विजिबल होती है. पूरा जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो एक जैसी नहीं होती है, उसे हेटेरोजीनियस सब्सटेंस कहा जाता है. तो देखिए अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए.